हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड के कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के 8 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जहां हमने सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 9th चैप्टर लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने हमारी ये सीरीज़ को पूरा देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक या कोई चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ। तो सप्लाई के टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट कौन है, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी की एक क्वांटिटी होनी चाहिए। और दूसरा है विलिंगनेस टू सेल और एबल टू ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो उस कमोडिटी को सेल करने के इच्छुक होना चाहिए। और थर्ड है प्राइस, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यानी कि उस कमोडिटी का एक फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ये थे सप्लाई के 4 एलिमेंट्स जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि अ टाइम पीरियड, अ फिक्स्ड टाइम पीरियड और प्राइस ये दोनों सप्लाई के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज। तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल फैक्टर्स ये होता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि जो गुड्स है, जो कमोडिटी है, उसके प्राइस चेंज होने पर सप्लाई भी चेंज हो जाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, जबकि प्राइस के घटने पर सप्लाई घट जाता है। पर उस गुड्स के प्राइस के अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस गुड्स की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब वे कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको डिमांड के चैप्टर में बताया था, रिलेटेड गुड्स में बहुत सारे गुड्स आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इन्फेरियर गुड्स, गिवन गुड्स, ये सभी गुड्स के टाइप होते हैं। तो फिर उनके प्राइस के चेंज होने पर भी जो सप्लाई है वो चेंज हो जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल आता है, उसका प्राइस चेंज होने पर जो प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाता है। अगर लेबर का प्राइस चार्ज बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आने पर जो कमोडिटी है वो कम मात्रा में बनेगा। अब क्योंकि कमोडिटी कम मात्रा में बनेगा, इस कारण उस कमोडिटी का सप्लाई भी कम होगा। तो इस तरह से ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हाँ, प्राइस और जो कमोडिटी है उन दोनों के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने पर जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाता है उस कमोडिटी का, और प्राइस के घटने पर जो सप्लाई है वो भी घट जाता है। तो उनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब सेकंड है, सप्लाई कर्व राइज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जब सप्लाई कर्व को हम देखते हैं, सप्लाई के ग्राफ को हम देखते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे हम सप्लाई को और वाई एक्सिस पे प्राइस को रखेंगे तो हम देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होने के कारण जो ग्राफ बनता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट राइज करते जाता है, यानी बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब ऑप्शन सी है, सप्लाई अफेक्टेड बाई मेनी फैक्टर्स। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा सप्लाई बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच एजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड्स। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी वही कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई उस कमोडिटी का बढ़ जाता है, जबकि प्राइस के घटने पर सप्लाई भी घट जाता है। पर इसका एक एजम्पशन है, यानी कि कुछ जो फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। तो मार्केट में जो बायर और सेलर हैं उनके इनकम लेवल पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके इनकम लेवल पर चेंज होने से उनकी परचेजिंग कैपेसिटी घट सकती है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी चेंज हो सकती है। इस कारण जो सप्लाई है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो ये कांस्टेंट होने चाहिए। अब दूसरा है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर का चार्ज हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, तो ये सब हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। इनके चेंज होने पर जो सप्लाई है वो भी चेंज हो सकता है, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो भी एक्सेप्शन में जा सकता है। अब ऑप्शन सी है, टेक्नोलॉजिकल लेवल रिमेन कांस्टेंट। तो टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। किस धारणा पर आपूर्ति का कानून यानी नियम निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई। तो ये टोटल लॉ ऑफ सप्लाई का डिफिनेशन होता है। इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यदि अन्य चीज़ें समान हो रही है तो क्या कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ सप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज। तो सप्लाई के घटने के कौन कौन से कारण होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं कि उन फैक्टर्स के प्रोडक्शन के प्राइस यानी कि जो चार्जेज है वो चेंज होने पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम किया जाता है। अब प्रोडक्शन जब कम किया जाता है तो इसी कारण सप्लाई भी कम होता है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे सप्लाई घट जाती है। अब सेकंड है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो जो मैंने बताया था कि जो अदर गुड्स होते हैं, जो मैंने बताया था ना आपको फैक्टर्स में कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, तो फिर उसी तरह उसी गुड्स में सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उनके प्राइस के बढ़ने पर जो सप्लाई है वो पार्टिकुलर कमोडिटी का जो सप्लाई है वो घट जाती है। अब ऑप्शन नंबर सी है, फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो ये सीधी सी बात है कि जब इंडस्ट्री में जो फर्म्स है वो घट जाती है तो सप्लाई भी इससे घट जाती है, सप्लाई पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन सप्लाई इंक्रीज मोर विद द रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। तो जब सप्लाई प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा सप्लाई चेंज होता है तो वे सप्लाई के कौन से नेचर में आता है? तो सप्लाई को 5 टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। जैसे हमने डिमांड को क्लासीफाइड किया था, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक में, जहां हमने ई की वैल्यू भी बताई थी। तो ये भी सेम डिमांड की तरह ही सप्लाई का भी लगभग सेम वही डिफिनेशन होता है। तो बस जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे आप सप्लाई को रखकर इसका सभी डिफिनेशन आप मेरे डिमांड चैप्टर के वीडियो से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि इलास्टिक है, बहुत ही लोचदार है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। यानी
जो सप्लाई हो रहा है, जो गुड्स का सप्लाई है वो ज़्यादा हो रहा है प्राइस के थोड़े से चेंज होने पे, यानी प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है पर सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो फिर ये कौन से जो सप्लाई के नेचर हैं, जो टाइप्स हैं, उनमें से कौन से टाइप्स में आता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और इनफिनाइट। तो इसका आंसर ग्रेटर देन यूनिटरी होगा, यानी कि ये इलास्टिक टाइप ऑफ सप्लाई है। सप्लाई के जो इलास्टिक टाइप्स हैं उनमें ये आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन यूनिटरी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज। तो परसेंटेज मेथड में हमने देखा है सप्लाई को निकालने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस होता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड राइज बाई 40% एंड सप्लाई इंक्रीज बाई ओनली 15% द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो यहाँ कह रहा है जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हुआ पर सप्लाई सिर्फ 15% ही इंक्रीज हुआ। तो ये कौन से जो सप्लाई है उसके कौन से टाइप्स में ये आता है? ये एग्जांपल जो है वो सप्लाई के परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या यूनिटरी, इनमें से कौन से टाइप्स में इसे हम एग्जाम्पल में क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इन इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो प्राइस के मुकाबले बहुत ही कम है, इसलिए ये इन इलास्टिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है यदि सामान की कीमत बढ़ जाती है 40% और आपूर्ति में केवल 15% की वृद्धि होती है, माल की आपूर्ति करेगा? तो ये वही क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इन इलास्टिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। तो जब इलास्टिसिटी 0 की इक्वल है इसका मतलब है कि सप्लाई पे थोड़ा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए सप्लाई हमेशा सेम रहेगा। तो ये एक परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। अगर E इज इक्वल टू 1 रहता तो हम ये जान सकते थे ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का एग्जाम्पल है, क्योंकि जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही सप्लाई भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर E इज इक्वल टू मोर देन 1 रहता तो ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिजिन इज। तो ऑरिजिन के सेंटर से जो सप्लाई कर्व आता है इलास्टिसिटी का वो इक्वल टू यूनिटी होता है, यानी कि एकता के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के 9th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। अगर आपने बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।